1980 के दशक का इंडोनेशिया का एक दूरस्थ गांव माजेना। इस गांव की मिट्टी में अनगिनत शापित लाशें दबी हुई हैं। जैसे ही शाम ढलती है, लाशों की पालकी उठाने वाले कुछ लोग निकलते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर उनकी नजर किसी इंसान पर पड़ जाए तो वह निर्दयता से मारा जाता है। इसी गांव की रहने वाली लड़की है जिया। वह शहर में रहने के कारण अपनी माँ के आखिरी पलों में उनके साथ नहीं रह सकी, लेकिन जब उसे अपनी माँ की मौत की खबर मिली तो वह अंतिम संस्कार के लिए गाँव आ गई। जैसे ही उसने गाँव की जमीन पर कदम रखा, कोई अज्ञात श्राप फिर से जाग उठा। आखिर इस गांव का इतिहास क्या है? ये कफन उठाने वाले खूनी लोग कौन हैं? इन्हीं रहस्यों से भरी इंडोनेशियन हॉरर थ्रिलर फिल्म क्रोमलेव के बारे में हम आज बात करेंगे। इंडोनेशिया में ईस्ट जर्मनी के समय यानी 80 के दशक में संगठित और असंगठित गैंग द्वारा कई हत्याएं की गई थीं। इनमें से सबसे कुख्यात गैंग का नाम था सुगाली, जिसका अर्थ था अवज्ञाकारी बच्चों का समाज। इस गैंग को लेकर बहुत डरावनी बातें कही जाती थीं। कहा जाता था कि इन्हें गोली या धारदार हथियार से मारना असंभव था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि ये सभी काले जादू में माहिर थे। इन्हीं हत्याओं के दौरान एक व्यक्ति का सिर काटकर उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी। मरने से पहले उसने इस गांव को श्राप दे दिया और कहा, जब तक मेरी आने वाली पीढ़ी जिंदा रहेगी वह किसी को नहीं छोड़ेगी। यह नरसंहार आज से करीब 10 साल पहले हुआ था। अब जिया अपने गांव माजेना जा रही है। उसके साथ उसका करीबी दोस्त टीका भी है। यात्रा के दौरान जिया बताती है कि इस गांव में उसका आना मना था, बावजूद इसके वह अपनी मां के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए वहां जा रही है। इसके अलावा उसके पिता भी पिछले 10 सालों से लापता हैं और उनका कोई सुराग नहीं मिला है। गांव में कदम रखते ही कुछ अजीब होता है। गांव में घुसते ही बिजली चमकने लगती है और आकाश गरजने लगता है। जिया को पता चलता है कि उसकी मां का अंतिम संस्कार पहले ही हो चुका है। जब वह अपने नाना दानांग से मिलती है तो उसका स्वागत ठंडे रवैये से होता है। दानांग के चेहरे पर किसी गहरे डर की झलक थी। जिया ने अपने नाना से पूछा, आप मुझे देखकर खुश नहीं हैं? क्या आप मुझे अपने पास नहीं रखना चाहते? दानांग ने जवाब दिया, मैं तुझे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन तुझे यहाँ नहीं रुकना चाहिए। गांव में फैली दहशत और नियमों की सख्ती। दानांग का सहायक गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और ऐलान करता है, इदार की बेटी गांव में आ गई है। तुम सब जानते हो कि अब क्या करना है। खास तौर पर अपने बच्चों को उस भयानक घटना के बारे में जरूर बताओ। आज रात गलती से भी कोई अपने घर से बाहर मत निकलना। ग्रामीणों ने सवाल किया, अगर बाहर नहीं निकले तो हम नमाज कैसे पढ़ेंगे? दानांग गुस्से में बोला, एक रात घर में नमाज पढ़ने से कोई पाप नहीं होगा। जैसा कहा गया है वैसा ही करना। अगर कोई गलती से भी बाहर चला गया और उसने उनकी आंखों में देख लिया तो बच नहीं पाएगा। गांव के पुलिस वाले इन बातों को मानने से इनकार कर देते हैं, क्योंकि उन्हें रात में गश्त करनी होती है। मगर गांव वालों के दिलों में एक अज्ञात डर समा चुका था। शाम के समय जिया अपनी माँ के कपड़ों को पकड़कर बैठी थी। कपड़ों की खुशबू उसे सुकून दे रही थी। अचानक एक रबर बॉल लुढ़क कर उसके पास आ गई। जैसे ही उसने ऊपर देखा, कुर्सी अपने आप हिल रही थी। जिया ने कुर्सी को रोकने की कोशिश की, लेकिन तभी पीछे पानी की टंकी से एक अजीब आवाज आई। जब उसने टंकी को चेक किया तो वह ताले से बंद थी। उसी समय दानांग वहां आ जाता है और कहता है, तूने अभी तक अपना बैग क्यों नहीं पैक किया? जिया ने उससे पूछा, टंकी के अंदर क्या है? दानांग बोला, इसके अंदर कुछ नहीं है। टीका को यह सब बहुत संदिग्ध लग रहा था। जिया ने उससे कहा, वे लोग सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ रही तो मेरे पिता फिर से लौट आएंगे। जैसे जैसे रात करीब आ रही थी, मौसम खराब होता जा रहा था। जिया का शहर लौटने का प्लान था, लेकिन उसकी कार का टायर पंक्चर हो गया। अब सबसे बड़ी समस्या थी, इस वीराने में मैकेनिक कहाँ मिलेगा? दानांग पहले से ही बेहद डरा हुआ था। उसने जिया और टीका को कड़ी चेतावनी दी, अगर पीछे से कोई तुम्हें पुकारे तो गलती से भी मत पलटना। जिया चौंक गई। आखिर इतनी सावधानी बरतने की जरूरत क्यों है? बस एक रात ही तो रुकना है। दानांग पूरी तरह गंभीर था। उसने कहा, मैं तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। टीका को लेकर दानांग मदद के लिए निकल पड़ा। उसने टीका से कहा, उधर देखो, कोई मदद कर सकता है क्या? और मैं आगे की तरफ देखता हूँ। दूसरी तरफ गांव की पुलिस पहरा दे रही थी। उन्हें यकीन था कि गांव में कोई समस्या नहीं होगी, लेकिन आज का दिन कुछ अलग था। अजीब तरह की शांति छाई हुई थी।
वे सोच रहे थे कि बस आधे घंटे की और ड्यूटी के बाद घर चले जाएंगे। इस बीच जिया घर में अकेली बैठी थी। इतने सब कुछ के बीच वह भूल गई थी कि उसकी सहेली की शादी हो चुकी थी। उसने मिली को फोन करके माफी मांगी क्योंकि वह उसकी शादी में नहीं आ सकी थी। दूसरी ओर डिका चारों ओर देखती है, लेकिन उससे कहीं से भी कोई मदद नहीं मिलती। दूर दूर तक केवल घना जंगल फैला हुआ था। ठंड का एहसास हो रहा था और मौसम भी सुहावना था। पास में बैठने की जगह थी। इस मौसम में एक सिगरेट की तलब हुई, इसलिए उसने अपनी डायरी उठाई, सिगरेट जलाई और धुआं उड़ाने लगी। आज का दिन अच्छा बीता क्योंकि जिया उसके साथ थी। वह मन ही मन जिया से प्यार करती थी, लेकिन अब तक कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाई थी। मौसम कुछ ऐसा था कि कुछ देर में बारिश हो सकती थी, लेकिन गांव के लोग भी किसी अनहोनी के डर से डरे हुए थे। डिका डायरी के पन्ने पलट रही थी कि अचानक उसे एक अजीब सा चित्र दिखा, लेकिन वह चित्र उसने नहीं बनाया था। जैसे ही उसने डायरी से नजर हटाई, अंधेरे में 2 काले पैर दिखाई दिए। यह देखकर वह थोड़ा घबरा गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि यह सिर्फ उसका भ्रम होगा। डर के मारे उसने दानांग को आवाज लगानी शुरू कर दी। उसी वक्त गांव में बिजली चली गई और चारों ओर अंधेरा छा गया। गांव में एक डरावनी परछाई घूम रही थी। चारों ओर घना कोहरा था और लाशें उठाने वाला एक अजीब काफिला गांव में घूम रहा था। गांव की पुलिस ने जब उन लोगों को देखा तो एक पुलिसकर्मी चिल्लाया, "कहां जा रहे हो? रुको!" लेकिन जैसे ही उसने पीछे देखा, वहां कोई नहीं था। अचानक डर के मारे उसने जोर से चीख मारी और भागने लगा। दूसरी ओर मिली की माँ खिड़की से देख रही थी। घबराकर उसने अपनी बेटी को अलमारी के अंदर छिपा दिया और कहा, "किसी भी हाल में बाहर मत आना।" डिक्का डर के मारे भागकर एक कार के पास छिप गई। तभी जिया वहां आई और बोली, "तुम यहाँ क्या कर रही हो?" डिका बिना कुछ कहे जिया का हाथ पकड़कर वहां से भागने लगी। जिया ने कहा, "रुको, पहले बताओ आखिर हुआ क्या?" डिका घबराकर बोली, "इस गांव में कुछ है। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। यहाँ एक पल भी रहना खतरे से खाली नहीं है।" जिया ने पूछा, "तुमने देखा क्या?" डिका ने जवाब दिया, "मैंने एक लाश उठाने वाला काफिला देखा है और वे इंसान नहीं हो सकते। वे सब मरे हुए थे।" डिका अब पूरी तरह गंभीर हो गई। "मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैंने सच में उन्हें देखा।" लेकिन जिया ने टायर पंचर क्यों किया था? दरअसल उसने जानबूझकर टायर पंचर किया था ताकि वे रात भर यहीं रुकें। दूसरी तरफ गांव की पुलिस अपने साथी जॉन को ढूंढ रही थी। जैसे ही वे उसे मिले, पुलिसकर्मी गुस्से में बोला, "साले, मुझे अकेले छोड़कर तू भाग गया। आज मैंने वो सब अपनी आंखों से देख लिया जो अब तक बस सुना था।" जॉन गांव वालों को खतरे से आगाह करने के लिए घंटी बजाने जा ही रहा था कि उसने देखा एक आदमी अपना सिर जमीन पर पटक पटक कर मार रहा था। उसका पूरा सिर खून से लथपथ हो चुका था और वह दर्द में कह रहा था, "जॉन, मेरी मदद कर।" लेकिन देखते ही देखते उसने अपना सिर इतनी जोर से पटका कि उसकी मौत हो गई। अब जॉन इतना डर चुका था कि उसका शरीर सुन्न हो गया। तभी अचानक एक अदृश्य शक्ति ने उसकी एक भुजा काट दी। कटे हुए हाथ को देखकर जिया और डिका की रूह कांप उठी। ठीक उसी वक्त कोई अदृश्य शक्ति डिका का गला दबाने लगी। दानांग दौड़कर आया और हवा में गोलियां चला दी, जिससे डिका उस शक्ति से मुक्त हो जाती है। दूसरी तरफ मिली की माँ डरकर पलंग के नीचे छुप जाती है। अचानक एक अदृश्य शक्ति उसे घसीटकर दूर फेंक देती है, फिर हवा में उठाकर उसका गला दबाने लगती है। कुछ ही देर में उसका पेट चीरकर सारी आंतें बाहर निकाल देती है। यह सब कुछ उसकी बेटी अलमारी के अंदर से देख रही थी। डर के मारे उसकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। उधर जंगल के रास्ते दानांग, जिया और डिका भाग रहे थे। अचानक किसी ने डिका का पैर पकड़ लिया। दानांग के पास एक आईना था जिससे वे इन आत्माओं को देख सकते थे। डिका उस शक्ति से बच निकली और दानांग को वहीं छोड़कर जिया को लेकर भागने लगी। जिया ने कहा, "मैं नाना को छोड़कर नहीं जा सकता।" डिका उसे समझाने लगी, "तुम्हारे नाना अब तक जिंदा हैं। इसका मतलब है कि ये आत्माएं उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। मुझे पता है कि इनसे कैसे बचना है, तुम चिंता मत करो।" लेकिन अब दोनों चिंतित थे कि वे रात कहाँ बिताएंगे। जिया को याद आया कि मिली का घर पास ही था। वे धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। घर पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ था। घर में दाखिल होते ही मिली ने जोर से पुकारना शुरू किया, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। डिका ड्राइवर को फोन कर रही थी, लेकिन फोन कटा हुआ था। जिया ने जमीन पर फैला हुआ खून देखा।
जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह जोर से चीख पड़ी। मिली की माँ की लाश छत से लटकी हुई थी और वह बुरी तरह क्षत विक्षत थी। चीख सुनकर अलमारी में छुपी मिली भी चिल्ला उठी। जिया ने पूछा, क्या हुआ? मिली बोली, क्रोमले भी आया था। अब वे वहाँ से निकलने का रास्ता नहीं ढूंढ पा रहे थे। दिका ने कहा, हमें किसी भी हालत में रात के अंदर यहाँ से निकलना होगा। अचानक आधी रात को घने जंगल से एक कार उनकी तरफ आती दिखी। उन्होंने हाथ हिलाकर उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ कि वह कार नहीं थी, बल्कि यह उनकी नजरों का धोखा था। तभी दिका को महसूस हुआ कि उसका एक पैर कट चुका है। वह दर्द से तड़पने लगी। जिया और मिली ने किसी तरह उसे उठाया और वहाँ से भागने लगे। दिका दर्द से कह रही थी, मैंने आज तक तुमसे एक बात नहीं कही। जिया ने पूछा, क्या? दिका ने कहा, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। फिर अचानक एक शैतानी शक्ति ने दिका का पेट चीर दिया और उसकी सारी आंतें बाहर निकाल दी। यह देखकर जिया बुरी तरह हिल गई और जोर जोर से रोने लगी। यह दृश्य देखकर जिया गहरे सदमे में चली गई और बेहोश हो गई। दूसरी ओर दानांग प्रत के घर पहुंचा। उसने कहा, रक्षा कवच कहाँ है? दानांग प्रत को अपने साथ ले जाना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे नहीं जाने दे रही थी। दानांग ने जोर दिया, मुझे बस रक्षा कवच चाहिए। प्रत ने हिचकिचाते हुए वह लॉकेट निकाल कर दिया। असल में वही रक्षा कवच था। इसी बीच एक अंधा आदमी जिया और मिली को किडनैप कर लेता है। जब जिया चिल्लाने लगी तो उसने पिस्तौल तान कर कहा, चुप रहो। उसने कहा, मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था, लेकिन आज मेरा इंतजार खत्म हुआ। फिर कुछ देर चुप रहकर वह धीरे से बोला, क्रोमले। उसने बताया, आज रात जितने भी लोग मरे हैं सब क्रोमले की वजह से मरे हैं। दूसरी तरफ दानांग की जिद के कारण प्रत ने उसे रक्षा कवच देना पड़ा। दानांग उससे कहता है, आगे क्या होता है? जिया के पिता फिर से जीवित हो गए। इसके अलावा सुरक्षा के लिए प्राप्त से नमक वाली कुछ गोलियां ले ली गईं। दूसरी ओर जिया के सामने वह अंधा आदमी अपनी पहचान बताता है। उसका नाम यांतो है। देखा गया कि जिया की गर्दन में भी उसी तरह का एक ताबीज है जैसे उसके दादा के पास था। यांतो उससे वह ताबीज लेता है और बताता है कि यह ताबीज उसे अब तक बचाए रखे था। जिया उससे पूछता है, मुझे किससे बचाया? इसके जवाब में उसे पता चलता है कि यह उसके पिता के श्राप से बचा रहा था। यहाँ से कहानी का असली रहस्य शुरू होता है। घटना 1934 की है, जब इंडोनेशिया के ईस्ट जर्मनी में सुगाली नामक एक गैंग को हमेशा के लिए मिटा दिया गया था। इस टैटू वाले आतंकवादी समूह में एक सदस्य जिया का पिता, जिसका नाम जारोद था। या तो धीरे धीरे पूरी कहानी बताने लगता है। उस समय सुगाली गैंग लगातार ताकतवर होता जा रहा था। उन्हें किसी भी तरह रोका नहीं जा रहा था। इसका कारण यह था कि सुगाली गैंग के कुछ सदस्य ब्लैक मैजिक से जुड़े थे। उनमें से एक था जिया का पिता जारोद। एक विशेष काले जादू के माध्यम से उसके पिता ने अमृता प्राप्त कर ली थी। यान तो आगे बताता है, तुम्हारा असली दुश्मन तुम्हारा अपना नाना है। शुरू से ही उसने तुम्हारे पिता को अपने दामाद के रूप में स्वीकार नहीं किया। बाद में दानांग ने विरोधी दल से हाथ मिला लिया और जारोद के साथ रहते रहते उसके बारे में धीरे धीरे सब कुछ जानने लगा। एक दिन उसे पकड़कर लाया गया और तुम्हारे नाना ने खुद तुम्हारे पिता का सिर काटकर उसे मार डाला। मरने से पहले उसने इस गांव को श्राप दे दिया। यान तो आगे कहता है, तुम्हारे नाना भी दानांग के साथ इस षड्यंत्र में शामिल था। जब तुम्हारे पिता का सिर काटा जा रहा था तब वह भी वहां मौजूद था। यान तो बताता है, तुम्हारी गर्दन में जो ताबीज है वह तुम्हारे पिता के दांत से बना है। इसी के कारण तुम अब तक जीवित थे। लेकिन वह सुगाली गैंग के जो सदस्य मारे गए थे वे सभी अधूरी आत्माएं बनकर गांव में घूम रहे हैं। उन्हें ही क्रोमलेव कहा जाता है। क्रोमलेव का अर्थ होता है गुरु घातक। क्रोमलेव उन्हें कहा जाता है जो लाशों को खोदते हैं या उन्हें ले जाते हैं। अगर गलती से उनकी आंखों में आंखें मिल जाएं, तो उस व्यक्ति का अस्तित्व ही संकट में पड़ जाता है। इसी कारण यांतो ने खुद अपनी आंखें अंधी कर लीं ताकि वह उन्हें देख न सके। दूसरी ओर दानांग प्रप्त से बात करके घर से बाहर निकल जाता है। कुछ देर बाद दरवाजे पर फिर से दस्तक होती है। आवाज दानांग की लगती है। जब प्रप्त, दरवाजा खोलो, मुझे तुमसे बात करनी है। प्रप्त जैसे ही दरवाजा खोलकर बाहर देखता है, वहां कोई नहीं होता। पीछे से उसकी पत्नी हाथ के इशारे से कुछ दिखाने की कोशिश कर रही थी। दिखा,
लाशें ले जाने वाला जुलूस उनकी तरफ आ रहा है। यह जुलूस सीधे उनके घर की ओर बढ़ रहा था। अब तक प्रप्त के परिवार को ताबीज की शक्ति बचा रही थी, लेकिन दानांग उसे ले गया था, जिससे वे बुरी आत्माओं के प्रभाव में आ गए। प्रप्त की पत्नी को एक अदृश्य शक्ति गले से पकड़कर हवा में उठा लेती है। दानांग ने वह बुलेट ले ली थी जिससे उन पर हमला किया जा सकता था। प्रप्त उसे लेने के लिए दूसरे कमरे में भागा, लेकिन वहां पहुंचते ही देखा कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही। डर से वह बाहर भागा और दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन जैसे ही उसने मुड़कर देखा, उसके सामने क्रोमलेव खड़ा था। डर के मारे उसकी हड्डियां तक कांप गईं। अगले ही पल उसके पैरों से लेकर सिर तक उसका पूरा शरीर 2 हिस्सों में कटकर गिर गया। दूसरी ओर दानांग जिया को पागलों की तरह खोज रहा था। जब वह गाड़ी तक पहुंचा तो वहां मृत शव पड़ा हुआ था। अचानक मिली को होश आ जाता है और वह खुद को बंधा हुआ पाती है। किसी तरह हाथों की रस्सी खोलकर वह जिया और यांतो की बातचीत सुनने लगती है। यांतो वहां कह रहा था, तुम्हारे नाना ने तुम्हारे पिता को 2 टुकड़ों में दफनाया था, उसकी खोपड़ी एक तरफ और शरीर दूसरी तरफ। इसके अलावा वह इस श्राप से बचने का तरीका भी बता देता है। अब हमें क्या करना होगा? हमें उसकी खोपड़ी ढूंढकर शरीर से जोड़नी होगी। इससे तुम्हारे पिता फिर से मांस और खून के साथ पुनर्जीवित हो जाएंगे। ओन्स, उन्हें मारने का एक ही तरीका है। उनकी मौत उनके अपने वंशज के हाथों होनी चाहिए। तुम्हारे नाना चाहता है कि तुम ही इस श्राप को हमेशा के लिए खत्म कर दो। न इस तस्वीर में तुम्हारा खून लगाकर अगर तुम अपने पिता को स्टैब कर दोगे तो वह मर जाएगा। जिया यांतो से वादा करता है कि वह इस श्राप को खत्म करेगा, लेकिन यांतो इसके खिलाफ था। क्यों? यांतो बताता है कि वह खुद भी सुगाली गैंग का एक सदस्य था। जब उसके पूरे ग्रुप को मार दिया गया तब इस गांव के लोग चुप थे। अब वह चाहता था कि इस गांव के लोग तड़प तड़प कर मरें। जब यांतो जिया पर बंदूक तानता है तभी अचानक उसका नाना वहां आ जाता है। उनके बीच जबरदस्त लड़ाई होती है और आखिरकार यांतो घायल हो जाता है। दानांग उसे छुड़ाने के लिए पहुंचता है और तब जिया अपने नाना से पूरी सच्चाई पूछता है, लेकिन दानांग उसे कुछ भी नहीं बताता। बस मुझ पर भरोसा करो, बाद में तुम्हारी माँ को सब कुछ बता दूंगा। जिया उसकी बात मानने को तैयार नहीं था। नहीं, मुझे सब कुछ अभी जानना है। इसके जवाब में दानांग कहता है, तुम्हारे पिता कभी भी अच्छे इंसान नहीं थे। वह काले जादू, ब्लैक मैजिक का अभ्यास करते थे और एक आतंकवादी संगठन के सदस्य थे। जब तुम्हारी माँ को यह सच्चाई पता चली तो उसने उनसे गहरी नफरत करना शुरू कर दिया। पहले तो वह गांव में दंगे भड़काते थे, फिर वह एक बड़े आतंकवादी समूह में शामिल हो गए। मुझे उन्हें मारने के लिए बहुत दबाव डाला जा रहा था। अगर मैं उन्हें खुद नहीं मारता तो कोई और उन्हें मार देता। जिया यह सुनकर बिल्कुल सहमत नहीं होती। मैं इतना जानती हूँ कि बचपन में मेरे पिता मुझसे बहुत प्यार करते थे। कम से कम वह अपने परिवार से प्यार करते थे। तुम्हें उन्हें मारने का कोई हक नहीं था। बातचीत के दौरान गुस्से में जिया अपना रक्षा कवच फेंक देती है। ठीक उसी समय क्रोमलेव उस पर हमला कर देते हैं। दानांग उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कोई तरीका नहीं सूझता। अब केवल एक ही रास्ता बचा था, जारोद को पुनर्जीवित करना। जल्दी से वह गैरेज रूम की तरफ भागता है जहां जारोद का शव लटका हुआ था। दूसरी ओर क्रोमलेव जिया की तरफ बढ़ रहे थे। डर के मारे जिया ताबूत कॉफिन खोलकर देखती है और वहां जो देखती है उससे उसकी रूह कांप उठती है। वहां उसका खुद का शव पड़ा हुआ था। अचानक अदृश्य हाथ उसकी गर्दन जकड़ लेते हैं। वह देखती है कि उसके सामने एक राक्षसी रूप में उसका पिता खड़ा है। जैसे ही वह उसका गला दबाने लगता है, जिया बोल उठती है, पापा, मैं जिया हूँ। लेकिन उसके पिता उसे पहचान ही नहीं पा रहे थे। इस बीच दानांग कमरे से एक बंद टैंक निकालता है। जब वह उसे खोलता है तो उसमें उसकी कोई चीज नहीं होती, बल्कि जारोद के कटे हुए सिर का आधा हिस्सा रखा होता है। वह रक्षा कवच से दांत निकालकर जारोद के मुंह में डाल देता है। तभी पीछे से यांतो आकर दानांग पर हमला कर देता है, जिससे वह बुरी तरह घायल हो जाता है। उसी वक्त जारोद की आत्मा उसके शरीर में प्रवेश करती है और वह पुनर्जीवित हो जाता है। यांतो जैसे ही उसकी रस्सियां खोलता है वह मुक्त हो जाता है, लेकिन जागने के बाद जारोद दानांग से दया की भीख मांगने लगता है, परंतु वह कोई रहम नहीं करता। जारोद उसकी आंखों के सामने ताजा खून पीना शुरू कर देता है। उसे मारने के बाद वह दानांग के सामने आकर कहता है, कितने सालों बाद तुम्हें देख रहा हूँ।
आज की रात तुम्हारे लिए बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि आज तुम्हारे अपराधों की सजा का दिन है। जारोद अब पूरी तरह जाग चुका था। वह एक ऐसा ब्लैक मैजिशियन था जिसने अमृतत्व की शक्ति हासिल कर ली थी। उसके दुश्मनों को पता था कि उसने यह अमृता कैसे हासिल की थी, लेकिन उसे रोकने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। इसके परिणाम स्वरूप वे दानांग के साथ एक समझौते पर पहुंचते हैं। दानांग अपने दामाद से कहता है कि वह काले जादू को जारी रखें और इसे पूरी तरह से नियंत्रित करने की कोशिश करें। लेकिन दानांग की बेटी ईरा जब इस बात को जानती है तो वह अपने पति से मुंह मोड़ लेती है। इसके बाद ये सारी घटनाएं खत्म हो जाती हैं और जारोद एक सामान्य जीवन जीने लगता है। लेकिन दानांग समझता है कि वह पहले जैसा ही रह रहा है और इसीलिए उसे मारने के लिए मजबूर होता है। हालांकि उसे मारने के बाद दानांग पछताता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। फिर जिया आती है और अपने पिता को इंसान के रूप में देख उसे गले लगा लेती है। जिया कहती है, तुम्हारे नाना पर गुस्सा होना स्वाभाविक है, लेकिन तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। लेकिन जारोद उल्टा कहता है, तुम अपनी माँ की तरह हो गई हो। वह भी लोगों को माफ करना पसंद करती थी, लेकिन वह इस लायक नहीं है। उसे धक्का देकर वह दानांग को मारने के लिए चला जाता है। काफी विनती करने के बाद भी उसके पिता उसकी बात नहीं मानते। नतीजतन जिया को मजबूर होकर अपने खून से अपने पिता को खुद ही मारना पड़ता है। अत्यधिक खून बहने के कारण दानांग को अस्पताल ले जाया जा रहा था, लेकिन वह समझ जाता है कि शायद वह अब नहीं बचेगा। तभी अचानक मिली वहां आती है और कहती है, जो कुछ भी यहाँ हुआ मैंने सब सुना है। जिया, तुम्हारी वजह से मेरी माँ मर गई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दूंगी। यह कहकर मिल्ली दोनों पर गोली चलाना शुरू कर देती है। दानांग की वजह से जिया तो बच जाती है, लेकिन गोली उसकी छाती में लग जाती है। जिया को बचाने के लिए दानांग मिली को चाकू से वार करके वहीं मार डालता है। जिया का शरीर पूरी तरह से सुन्न हो चुका है और वह शायद कुछ ही मिनटों में मरने वाली थी, लेकिन वह मरना नहीं चाहती थी। इसी दौरान उस चाकू से उसने जारोद के खून को चाट लिया और फिर उसे देखकर यह पता चलता है कि अब जिया खुद क्रोमलेओ बन चुकी है। अब उसे मारना, चाहे कितनी भी धारदार छुरी हो, असंभव था। फिल्म का यह भाग यहीं खत्म होता है, लेकिन पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि पिछली रात जिस जगह पर दुर्घटना हुई थी वहां कुछ माफिया आते हैं, जहां दानांग और जारोद के शव पड़े होते हैं। वे जारोद के शव को परीक्षण के लिए ले जाते हैं। यहाँ यह समझा जा सकता है कि इस फिल्म की सफलता अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है, क्योंकि फिल्म का असली रहस्य अभी भी अनविकसित है। आखिरकार जिया के पिता की मौत के पीछे कौन था? दानांग ने पूरी घटना बताने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं बता पाया। असली सच्चाई अभी भी छिपी हुई है। इसके अलावा अगर आपको मेरी व्याख्या अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करना न भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके पास में बेल आइकन दबा दें और कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।